वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। माय नेम इज़ पूजा पाटीदार और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को। ये जो चैप्टर है ये हमारी सेकेंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का प्रथम अध्याय होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। यानी कि इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि जब हमारा भारत आज़ाद हो जाता है तो आज़ाद होने के बाद उनको किन किन चुनौतियों का, भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में ही हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ रहे होंगे। जब हम हमारे भारत को एक सही राष्ट्र, सुव्यवस्थित राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे रास्ते में जो भी रुकावटें, कठिनाइयाँ और समस्याएं आती है या जो भी चुनौतियाँ आती है उनके बारे में आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आप सभी को पता है भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को आधी रात को हमारे भारत को क्या मिली थी, इंडिपेंडेंट मिली थी, यानी कि आज़ादी मिली थी। अब जब भारत आज़ाद हो चुका था तो जो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए भाषण दिया। यानी कि जब हमारा भारत जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया था तो हमारे पहले प्रधानमंत्री किसे बनाए गए थे, जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। क्या किया था, भाषण दिया था। और उसी भाषण को हम कहते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। यानी कि उस भाषण का क्या नाम था, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ओके, और इसको हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, किस नाम से, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। फिर हमारे जो प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक भाषण दिया था और उसी भाषण को कहा जाता है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स के जो MCQ क्वेश्चन है वो बनेंगे कि उस भाषण का क्या नाम था, पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। हम इसी का तो इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा जो भारत है वो कब आज़ाद होगा। तो अब वो समय आ चुका था हमारे लिए कि भारत आज़ाद हो चुका है। पर जब हमारा भारत आज़ाद होने वाला था उस स्थिति में 2 बातों पर सबकी सहमति थी। यानी कि हम सब ने सोच रखा था अगर हमारा इंडिया आज़ाद हो जाएगा ना, हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा तो हम ये 2 बातें करेंगे। अब वो कौन कौन सी 2 बातें थी, तो सबसे पहली बात यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। यानी कि हमने सोच लिया था कि जब भी हमारा इंडिया आज़ाद होगा हम क्या करेंगे, हमारा जो देश का शासन है वो लोकतांत्रिक, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम राजाओं के द्वारा या फिर कोई एक, जैसे हम पे अंग्रेज राज करते थे, इस तरीके से देश चलाएंगे। जबकि हम क्या करेंगे, हमें ना एक लोकतांत्रिक सरकार चुनेंगे जिसे कौन चुनती है, जनता। एक संविधान बनाएंगे और इस तरीके से अपने देश को चलाएंगे। हमने एक बात तो ये समझ ली थी। और उसके साथ साथ दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। यानी कि जिस सरकार को हम चुनेंगे लोकतंत्र के जरिए वो क्या करेगी, सबके भले के लिए काम करेगी और गरीबों और कमज़ोरों का क्या करेगी, खास ख्याल रखेगी। यानी कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको, जैसे राजा महाराजा के या फिर अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता था, जो अंग्रेजी लोग थे उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी और जो हमारे इंडियन लोग थे उनको कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो ऐसा अब हम नहीं करेंगे। हम जो गरीब है, कमज़ोर है, उनको खास ध्यान देंगे, उनको उनकी जो जीवन है उसका विकास करने की कोशिश करेंगे। इन बातों पर हमने क्या कर ली थी, सहमति बना ली थी। पर ये सहमति बनाने से क्या होता है, ये कोई आसान काम तो था नहीं। अब इतना सब कुछ करना क्या आसान काम था, क्यों नहीं था आसान काम, देखो क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। यानी कि हमारे लिए आसान क्यों नहीं था, क्योंकि हम ऐसे टाइम पर आज़ाद हुए थे। हमें आज़ादी तो मिली थी लेकिन देश के बंटवारे के साथ। यानी कि हम आज़ाद तो हो गए थे पर हमारे देश का क्या हो चुका था, बंटवारा हो चुका था। भारत और पाकिस्तान नाम से 2 अलग अलग देश बन गए थे, जिसे हम इंडिया कहते थे। आज वह भारत और पाकिस्तान के नाम से 2 अलग अलग देश बन चुके थे। तो ऐसी स्थिति में जो भी हमने सोचा था कि नहीं हम तो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाएंगे भैया और सबका विकास करेंगे, तो ये करना क्या आसान हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो ये हमारे लिए काफ़ी
कठिन काम था। इसीलिए तो कहते हैं कि सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। यानी कि ये जो 1947 का हमारा साल था ना, ये कैसा था? अभूतपूर्व हिंसा, काफ़ी हिंसा हुई थी इस वर्ष हमारे देश में। विस्थापन हुआ था, भारत के लोग पाकिस्तान की ओर और पाकिस्तान के लोग कहाँ जा रहे थे? भारत की ओर। तो इससे क्या हुआ था? काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुई थी और त्रासदी से भरा हुआ, लड़ाई झगड़ों, विस्थापन, दुख, खुशी, साथ साथ में खुशी भी, क्योंकि हमें क्या हो गई थी? आज़ादी मिल चुकी थी। तो त्रासदी से भरा हुआ ये साल था। फिर भी हमने हार नहीं मानी और हमने सोचा कि आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने लक्ष्यों का हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। यानी कि हमने सोचा भले हमारे सामने कठिन स्थितियाँ हैं, पर हमने जो लक्ष्य बनाए थे कि हम लोकतांत्रिक सरकार चलाएंगे, हम सबका भला करेंगे, तो उनकी यात्रा हमें शुरू कर देनी चाहिए। पर जब हमने ये यात्रा शुरू की तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आ गई। यानी कि आज़ाद भारत के समक्ष चुनौतियाँ। अब देखो कौन कौन सी चुनौतियाँ आई थी? तो मुख्यतः 3 चुनौतियाँ जो थी ना, वो आज़ाद भारत, इंडिपेंडेंट भारत, हिंदुस्तान के सामने चुनौतियाँ आई थी 3। अब कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, चलो उन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहली जो चुनौती आई थी ना हमारे लिए, वो थी भारत को एकता के सूत्र में बांधने की। वही हमारा देश कितना डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों का है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग बोली बोली जाती है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग धर्म के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे और अलग अलग छोटे छोटे प्रदेश बने हुए हैं, छोटे छोटे राज्य बने हुए थे अंग्रेजों के। तो उन सभी को एक अखंड भारत बनाना, यानी कि भारत को एकता के सूत्र में बांधना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि भारत के कितने टुकड़े थे आपको पता ही है, राजा महाराजों थे, अंग्रेजों ने कितने सारे टुकड़े कर दिए थे अलग अलग। तो हम सबका यही काम था कि इन टुकड़ों वाले भारत को एक करना, एकजुट मिलाना। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी हमारे सामने? भारत को एकता के सूत्र में बांधना, यानी कि राष्ट्र निर्माण करना। इस चैप्टर का नाम ही है ना, राष्ट्र निर्माण। एक ऐसा राष्ट्र बनाना जिसमें क्या हो? सभी विविधताओं के लिए जगह हो। कहते हैं ना हम, अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता। तो उसका यही तो मतलब है कि एक ऐसा अखंड भारत बनाना जिसमें सभी लोगों के लिए स्थान हो, सभी के लिए अपनी एक भूमिका हो। ओके। उसके बाद जो दूसरी मुख्य चुनौती थी ना हमारे सामने, वो थी लोकतंत्र कायम करनी। अब मान लो हमने एक पूरा हमारा देश बना लिया, देश में भिन्न लोग भी रहने लग गए, पर इस पूरे देश को चलाने के लिए कोई तो शासन होना चाहिए, कोई तो लोकतंत्र होना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारा पूरा जो ये भारत है ये क्या कर सके? चल सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? संविधान बनाना था, लोकतंत्र कायम करना था। बनाने के बाद उसे लोगों को, जो हमारे डेली जीवन है, हमारा दैनिक जीवन है, उसमें लाना भी था। तो इसीलिए ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि लोकतंत्र कायम करना, संविधान बनाना। आपने आपकी कक्षा 11वीं में पढ़ा ही होगा कि संविधान बनाया कैसे, हमने कितने लोगों ने मिलकर उस संविधान का निर्माण किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या थी? एक चुनौती के समान थी और इसको भी हमें हमारे देश के लिए एक चुनौती माना और लोकतंत्र कायम करना हमारे समक्ष, आज़ाद भारत के समक्ष दूसरी मुख्य चुनौती थी। उसके बाद जो तीसरी मुख्य चुनौती थी वो ये थी कि ऐसा विकास करना जिससे सबका भला हो। यानी कि हमने पहले ही सोच लिया था कि भैया हम तो सबका भला करेंगे, गरीब हो अमीर हो हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, और जो गरीब है, जो कमज़ोर है, खास करके उनका तो हम जरूर ध्यान रखेंगे। तो हमारा लक्ष्य यही था कि ऐसा विकास करना जिससे सबका भला हो। पर आपको पता है हम कैसी परिस्थितियों में आज़ाद हुए? हमारे देश के बंटवारे हो चुके थे, लोगों की आवाजाही हो रही थी, विस्थापन हो रहा था, है ना। तो ऐसे वक्त में क्या आसान था सबका विकास करना? तो ये भी हमारे लिए क्या बन गई? एक चुनौती की जैसे। और आज़ाद भारत के समक्ष ये तीसरी मुख्य चुनौती बनकर उभरी। क्या थी ये चुनौती? ऐसा विकास करना जिससे क्या हो? सबका भला हो। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आज़ाद भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। तो यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि आज़ाद भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, उनको समझाइए। तो आपको बताना है आज़ाद भारत के समक्ष मुख्यतः 3 चुनौतियाँ थी। पहली, भारत को एकता के सूत्र में बांधना, दूसरी लोकतंत्र कायम करना, और तीसरी ऐसा विकास करना जिससे क्या हो? सबका भला हो। होप ये तीनों चुनौतियाँ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। तो आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की
चुनौती सबसे प्रमुख थी। यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है, तो जो हमने सबसे पहली चुनौती देखी ना, राष्ट्र का निर्माण करना यानी कि भारत को एकता के सूत्र में बांधना, तो ये हमारे लिए सबसे प्रमुख चुनौती बन गई थी। और इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी कि अभी हमने 3 चुनौतियां देखी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली चुनौती में एकता के सूत्र में बांधना, दूसरी लोकतंत्र कायम करना और तीसरा ऐसा विकास करना जिससे सबका भला हो। तो इन तीनों चुनौतियों में सबसे पहली जो चुनौती थी उसके बारे में हम डिटेल से अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, और जो दूसरी और तीसरी चुनौतियां थी ना, इन दोनों के बारे में हम अपने दूसरे और तीसरे अध्याय में पढ़ रहे होंगे, है ना। तो देखो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको इस तरीके के एक जो कवि महोदय है उनका चित्र और उनके जीवन के बारे में जानने को मिलेगा। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है फैज़ अहमद फैज़। ओके, आप अपनी एनसीईआरटी में देख भी सकते हैं, इनकी कविता भी दी होगी, वो भी आप अच्छे से रीड कर लेना। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ से आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। जैसे कि बन सकते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी कविता कौन कौन सी है, कविताओं, इनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो ताकि हम इनको थोड़ा सा पढ़ ले, ताकि हमारे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी कहीं से कहीं तक क्या हो सके, छूट नहीं सके, और हम अच्छे से अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सके। ओके, तो देखो, सबसे पहले इनका नाम याद रखना है। ये कौन है, फैज़ अहमद फैज़, है ना। अब ये कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सियालकोट में इनका जन्म हुआ था। विभाजन के पास पाकिस्तान में ही रहे, यानी कि जब भारत का विभाजन हो गया तो ये पाकिस्तान में ही रहे थे। उसके बाद ये वामपंथी रुझान वाले थे, है ना, और पाकिस्तानी शासन से हमेशा इनका क्या होता था, टकराव बना रहता था। इन्होंने लंबा समय कारावास यानी कि जेल में बिताया, और नक्श फरियादी, दस्त सबा तथा जिंदानामा उनकी प्रमुख कविता है, मतलब ये इनकी प्रमुख कविताओं का संग्रह है। उसके साथ साथ 20वीं शताब्दी के दक्षिण एशियाई कवियों में फैज़ बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। और जो 20वीं शताब्दी है उसमें ये जो कवि महोदय है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस टाइम पे इन्होंने बहुत सारी कविताओं की क्या की थी, रचना की थी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें खास तौर पर ये ध्यान रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो सियालकोट में। उसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी कविताओं के नाम तो आपको बता देने हैं, दस्त सबा, नक्शे फरियादी और जिंदानामा। ओके, उसके साथ साथ इन कवि महोदय के साथ साथ आपकी एनसीईआरटी में एक और कवियत्री जिनका नाम है अमृता प्रीतम, आप अपनी एनसीईआरटी में देखना। ओके, उनके बारे में भी दिया है, तो उनका भी देख लेते हैं ताकि यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे क्या वो छूटे नहीं, हम हर क्वेश्चन बना पाए। ओके, तो यहाँ पे देखो, अमृता प्रीतम, तो ये कौन थी, पंजाबी भाषा की प्रमुख कवियत्री और कथाकार। साहित्यिक उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी, पद्मश्री व ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित थी। इन्हें यानी कि पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त था। और विभाजन के बाद ये दिल्ली में रही थी और जीवन के अंतिम समय तक पंजाबी की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। तो बस यही ध्यान रखना है, अमृता प्रीतम कौन थी, तो पंजाबी भाषा की एक प्रमुख कवियत्री थी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, तो आपको बता देना है कि नागमणि पत्रिका का संपादन किया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। देखो, अब जब हमने ये इतना पढ़ लिया कि भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आई। अब उसके बाद हम जो पहली चुनौती थी ना हमारी, कि एकता के सूत्र में बांधना, उसके बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम हमारी एनसीईआरटी में ये पढ़ेंगे कि भारत का विभाजन कैसे हुआ, विभाजन के बाद क्या क्या विस्थापन हुआ, फिर विस्थापन के क्या क्या परिणाम हुए, इस विभाजन के क्या क्या परिणाम हुए, और फिर पुनर्वास कैसे हुआ। ओके, तो इन सब के बारे में हम हमारे पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आज जो भी मैंने आपको समझाया पार्ट 1 में वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, और कमेंट कर देना जो भी आपको लगा हो, वीडियो का अनुभव जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में। एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।